हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आईएसडी के बारे में बात करेंगे, जो कि आइसोमेरिज्म का एक सबसे बढ़िया हथियार माना जाता है। हथियार बोले तो इसके बिना कोई काम ही नहीं हो पाएगा। आपको आइसोमेरिज्म में जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को लिखना होता है तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल आता है अनसैचुरेशन फैक्टर, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। और इसी का दूसरा नाम होता है आईएसडी और इसी का तीसरा नाम है डीबी। इसे कहते हैं ना कि हे ऊपर वाले तेरे अनेकों नाम, उसी तरह से इसका तीन नाम है और ये तीनों नाम कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आप तीनों को ख्याल रखिए। अनसैचुरेशन फैक्टर कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप यूएफ का भी नाम देते हैं। दूसरा आईएसडी है, तो आईएसडी का मतलब होता है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, मतलब ये हाइड्रोजन के कमी को भी बताएगा। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब ये डबल बॉन्ड के बारे में भी कुछ न कुछ जानकारी आपको देता है। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं। अनसैचुरेशन फैक्टर याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। अनसैचुरेशन फैक्टर होता है, सैचुरेट हो जाने का मतलब होता है कि आप किसी से जुड़ने की एबिलिटी आपकी कम हो गई है। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें जब आप सॉल्यूट मिला करके घुलाते हैं तो घुलने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल हो जाती है, तो कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है। जब नॉर्मल वाटर हो उसमें आप चीनी डालते हैं और उसमें चीनी डाल करके जब आप हिलाते हैं तो उसमें चीनी घुल जाता है, तो पहले वाला जो आपने सॉल्यूशन जो लिया है जिसमें चीनी अभी घुल रहा है उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अनसैचुरेशन है, मतलब किसी से कंबाइन होने की एबिलिटी कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन यही जब सैचुरेट हो जाएगा तो कंबाइन होने की जो एबिलिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा चीज़ मौजूद है जो कि किसी दूसरे स्पेसिस से जुड़ सकता है। तो ये अनसैचुरेशन फैक्टर का एक मतलब हुआ। दूसरा आप देखिए आईएसडी, इसका नाम है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। ऐसा इंडेक्स है जो कि हाइड्रोजन की कमी को बताएगा। और डीबी का फुल फॉर्म देखते हैं तो डीबी का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब एक्चुअल में इसको फाइंड आउट कैसे किया जाए, ये एक सवाल है। हमने फुल फॉर्म देख लिया है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाएगा और इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सवाल उठता है कि आप अनसैचुरेशन फैक्टर को कैसे निकालें। तो कहा जाता है कि आपको यदि स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो आप देखेंगे और देख करके बोल देंगे। तो अब एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट फाइंड यूएफ, डीबीई और आईएसडी। कैसे पाया जाए, कैसे आप पता लगाएंगे कि किसका यूएफ कितना है। तो बड़ा आसान है। यूएफ का जो एक सिंपल सा एक जो फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला पर देखेंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग होता है। आप पाई बॉन्ड की संख्या और रिंग को जोड़ दीजिए, आपको यूएफ निकल जाएगा। कहते हैं ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग, बिना स्ट्रक्चर के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यदि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो फिर
आप उसे देख करके ईजिली आप अनसैचुरेशन फैक्टर को निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पाई बॉन्ड तो आता है, पाई बॉन्ड निकालना भी बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है। देखिए आप हाइड्रोजन जहाँ भी रहेगा वहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, हाइड्रोजन केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बच्चा है, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, तो हाइड्रोजन तो बच्चा है जी। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, और यदि कोई सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा हो तो हमेशा सिग्मा की संख्या 1 तो होगी ही होगी, पाई की संख्या 0 होगी। आप याद रखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा का हिस्सा पहले दे दीजिए, पाई का हिस्सा 0 आएगा। तो लीजिए सिग्मा को दे दिया, बचा क्या, कुछ नहीं, तो पाई के हिस्से में 0 आएगा। डबल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा के हिस्से में दे दीजिए और एक जो बचा है रेस्ट वो पाई के हिस्से में आएगा। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा पाई का जो नंबर होगा 1 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा का हिस्सा निकाल दीजिए और पाई के कितना गया है पाई के हिस्से में, तो 2 गया है, तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाएगी। ये क्वाड्रुपल बॉन्ड होता है जो कि ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना है। इसका डिस्कशन आप इनऑर्गेनिक में देख पाएंगे कि क्वाड्रुपल बॉन्ड में एक्चुअल होता क्या है कि एक आप सिग्मा का हिस्सा निकाल देते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि जो 3 रेस्ट बच गए हैं क्या वो पाई के हिस्से में जाएंगे? नहीं, तीनों पाई के हिस्से में नहीं जा सकते। 2 पाई के हिस्से में जाएगा और 1 डेल्टा बॉन्ड के हिस्से में जाएगा। इसका डिस्कशन आप केमिकल बॉन्डिंग में देख पाएंगे। अब फाइनली आप देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट कीजिए और रिंग को काउंट कीजिए, जितना वैल्यू होगा वही यूएफ का वैल्यू हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप जरा से एग्जांपल देखिएगा। जिसे कोई पूछता है कि CH4 का यूएफ क्या हो जाएगा, तो CH4 में आप यूएफ निकालना है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होता है प्लस नंबर ऑफ क्या होगा रिंग कितना होगा। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड की संख्या 0 है। और रिंग का मतलब होता है कैद में है बुलबुल, मतलब बंद होगा तो रिंग होगा और बंद नहीं है तो रिंग नहीं होगा। देखिए बंद नहीं है, खुला खुला है, जब खुला खुला होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यूएफ 0 हो गया है, मतलब CH4 का यूएफ 0 हो गया है। अब यदि कोई, ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए C2H4 की बात कीजिए, लीजिए C2H4 को। अच्छा C2H4 में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 है और खुला खुला सा स्ट्रक्चर है, तो कह सकते हैं कि इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो आप अनसैचुरेशन फैक्टर जो लेंगे वह नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लीजिए और प्लस क्या कीजिए नंबर ऑफ रिंग ले लीजिए। पाई बॉन्ड की संख्या 1 है और रिंग की संख्या जो है वह 0 है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर इसका 1 हो गया है। फाइनली आप देख पाए हैं कि पाई बॉन्ड की संख्या और रिंग की संख्या एक की पॉइंट है फॉर डिसाइडिंग द अनसैचुरेशन फैक्टर। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस तरह से। अब ये बेंजीन जो स्ट्रक्चर है इसका यूएफ क्या हो जाएगा, इसको कैसे पता करें? तो देख सकते हैं यूएफ निकालना है तो आप यहाँ से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स लेना है। पाई बॉन्ड्स की संख्या 3 हो गई, रिंग की संख्या 1 है,
तो इसका यूएफ 4 हो जाएगा, इसका यूएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आप यूएफ को डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक फंक्शनल ग्रुप के जब हम इसमें जोड़ देंगे तो किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है ये भी डिपेंड करेगा। मान लिया जाए कि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ते हैं जिसका यूएफ 1 है, तो एक इसमें और ऐड हो जाएगा। जिसे आप मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसका यूएफ निकालना है। अब इसका यूएफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पाई बॉन्ड की संख्या चाहिए। पाई बॉन्ड की संख्या देखिए, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो टोटल आपका पाई बॉन्ड्स 4 हो गया और रिंग की संख्या 1 है, तो 5 हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर में यदि आपको यूएफ इसका निकालना है तो इसका यूएफ 2 हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की संख्या इसमें 0 है और रिंग की संख्या 2 है। तो इस तरह से आप अनसैचुरेशन फैक्टर आप निकाल सकते हैं जब आपको स्ट्रक्चर आ रहा हो। यदि आपने स्ट्रक्चर को नहीं देखा है तो आप पाई बॉन्ड की संख्या को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, रिंग को नहीं देख पाएंगे, तो फिर अनसैचुरेशन फैक्टर को निकालने का सवाल ही नहीं उठता है, राइट है। तो जैसे देखिए कि हम अगला एग्जाम्पल 6 नंबर ले रहे हैं, इस तरह का है। ये वाला रिजोनेंस में भी हमने डिस्कस किया है, नेफ्थालीन है, लेकिन अभी हम अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो आप देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लिखिए, काउंट कीजिए, और प्लस नंबर ऑफ क्या दीजिए, रिंग देखिए। यदि आप ये दोनों काउंट कर ले रहे हैं तो यूएफ को इजीली काउंट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक पाई के हिस्से में, डबल बॉन्ड है तो एक पाई के हिस्से में, डबल बॉन्ड है तो एक पाई के हिस्से में कर सकते हैं। मतलब टोटल आपको 5 पाई बॉन्ड्स आए हैं, तो पाई बॉन्ड की संख्या 5 आई है और रिंग की संख्या 2 आई है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इसका यूएफ 7 हो गया है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि भाई जब स्ट्रक्चर को देख करके तो हम इजीली निकाल पा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में या कहीं भी जनरली स्ट्रक्चर नहीं दिया होता है। तो स्ट्रक्चर को देख करके आपने तो यूएफ निकाल लिया, लेकिन स्ट्रक्चर को बिना देखे कैसे हम यूएफ को निकालें। तो इसके लिए मूल मंत्र क्या होगा, कौन सा हम जुगाड़ लगाएंगे, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो अनसैचुरेशन फैक्टर को बिना स्ट्रक्चर को देखे हुए हम कैसे निकालें। ऐसे बुक में बहुत सारे अलग अलग से मेथड दिए गए हैं, लेकिन हम आपको कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं कि कैसे आप अनसैचुरेशन फैक्टर को ईजिली बिना कोई प्रॉब्लम के आप कर पाइएगा। तो देखिए, एक्चुअल में अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए आप थोड़ा सा हम अल्केन की बात करेंगे। तो बात चल रही थी कि जब बिना स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो हम अनसैचुरेशन फैक्टर को कैसे निकालें। तो देखिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिसे हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि इस टॉपिक में हम आपको एक लेडी से मिलाएंगे, उनके बच्चे को पकड़ाएंगे और आपसे अनसैचुरेशन फैक्टर निकलवाएंगे। तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि कौन से लेडी से मिलेंगे। तो आप एक अननोन लेडी से मिलेंगे, कोई जान पहचान की लेडी नहीं है। लेकिन इसको
पता करने से पहले आप एक अल्केन फैमिली की जरा हम बात कर ले। अल्केन फैमिली क्या है? तो देखिए, एक फैमिली है अल्केन फैमिली, आपकी भी फैमिली होगी, और अल्केन की भी एक फैमिली है। अब फैमिली है तो इसका कुछ न कुछ एक फार्मूला होता है ऑर्गेनिक में। अल्केन फैमिली हो, अल्कीन फैमिली हो, इसका फार्मूला होता है। तो एक जो फैमिली, इस अल्केन फैमिली में एक ओपन चेन अल्केन फैमिली होगा, एक ओपन चेन अल्केन फैमिली होगी, और दूसरा क्लोज चेन हो गया। एक दूसरा जो है वो क्लोज चेन फैमिली है, क्लोज चेन अल्केन फैमिली। कहते हैं कि ये खुला खुला है, खुले आसमान के नीचे जैसा, और ये है बंद बंद जैसे कैद में है बुलबुल। अच्छा, अल्केन फैमिली की ओपन चेन वाली बात करें तो आपका जो फार्मूला है इसका, वो CnH2n+2 होता है, और इसका जो है CnH2n होता है। ये इसका फार्मूला है, इसके फैमिली का जो जनरल फार्मूला है, जहाँ पर n का जो वैल्यू होता है वह 0 से नहीं शुरू होगा, 1 2 3 से शुरू होगा। इस तरह से आप लेंगे, और इसमें जो आप जो यूज़ करेंगे n का वैल्यू, वो थोड़ा सा आप आगे से करेंगे, n से करेंगे तो हो सकता है आपका काम बिगड़ जाए। तो अब सवाल उठता है कि हम फोकस जो कर रहे हैं वह ओपन चेन वाले से फोकस कर रहे हैं। रिंग, ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है, और रिंग जब बनेगा कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये रिंग बनना शुरू हो जाता है। अब देखिए, ओपन चेन फैमिली को आप पहचानिए, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो जरा सा हम इस पे बात कर ले। ओपन चेन अल्केन फैमिली, ये ओपन चेन अल्केन फैमिली है। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। अब इसमें जब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है। ओपन चेन में देखिए, कार्बन की संख्या n है, तो हाइड्रोजन की संख्या n से दुगुनी है और 2 ज़्यादा है। मतलब कहते हैं कि ओपन चेन अल्केन फैमिली में जो हाइड्रोजन की संख्या है वह कार्बन की संख्या से, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज़्यादा है। देख लीजिए, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम +2। देखिए, याद रखना है आपको, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि यदि हमें ओपन चेन अल्केन फैमिली में कार्बन की संख्या, यदि नंबर ऑफ कार्बन और हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन में इंटरेस्टेड हों, और मान लिया जाए कि कोई आपसे पूछता है कि यदि ओपन चेन अल्केन फैमिली में कार्बन की संख्या यदि 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? यही की पॉइंट है फॉर डिसाइडिंग द अनसैचुरेशन फैक्टर। तो कार्बन की संख्या कितनी है बताइए? 1 है, तो हाइड्रोजन की संख्या दोगुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, मतलब 1 इंटू 2 + 2 = 4। चलिए, कार्बन की संख्या मान लीजिए कि 5 है, तो दुगुना कीजिए, 2 इंटू 5 + 2 मतलब 12 हो जाएंगे।
यदि कार्बन की संख्या 10 है तो दोगुना कीजिए तो 20 और 2 जोड़ दीजिए 22। तो देखिए 2 इंटू 10 प्लस 2 इक्वल टू 22 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब आपको एक चीज सिखाया है, यहाँ से क्या कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम यूएफ में जब भी हाइड्रोजन की संख्या निकालने हम जाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या को रेफरेंस मानेंगे तो वह किस फैमिली के अकॉर्डिंग मानेंगे, तो ओपन चेन अल्केन फैमिली के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन की संख्या लेंगे और वही हमारा रेफरेंस होगा। तो सवाल उठता है कि आप हाइड्रोजन की संख्या को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो बड़ा आसान है, जितना कार्बन की संख्या होगी उससे दोगुना कर दीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो यही हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। अब आइए हम आपको यूएफ निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला बताते हैं कि यूएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हेडिंग है प्रेडिक्शन ऑफ यूएफ विदाउट सीइंग स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर को देखे हुए आप कैसे यूएफ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हमने कहा कि आपको अल्केन फैमिली के को रेफरेंस लेकर के हाइड्रोजन की संख्या को आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। बड़ा आसान है, यदि कार्बन की संख्या 5 होगी तो आप उसमें दोगुना से 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगी, जो कि उसको हम एक रेफरेंस टर्म्स में यूज़ करेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या का यूज़ इस यूएफ को निकालने में बड़ा ही हेल्पफुल होगा। देखिए कैसे हो रहा है, तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि यूएफ आप कैसे निकालेंगे। तो यूएफ निकालने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन फैमिली, ये यूएफ का फॉर्मूला होगा माइनस अवेलेबल हाइड्रोजन बाय 2। बड़ा आसान है। देखिए इस हाइड्रोजन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो साफ साफ है कि हाइड्रोजन की संख्या निकालनी हो तो कार्बन की संख्या आपको मालूम रहेगी और यहाँ से दोगुना करके 2 जोड़ दीजिएगा और वो हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगी जो इसका वैल्यू बताएगी। और अवेलेबल हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो देख के मिलेगा, जो फार्मूला दिया रहेगा उसे देख करके आप निकालेंगे और 2 से तो भाग आप दे ही सकते हैं और इतना काम कर लेंगे तो फिर आपका यूएफ निकल जाएगा। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। तो CH4 में हम यूएफ निकालेंगे तो आप बताइए कि कार्बन कितना है, 1 है। एक कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन की संख्या ओपन चेन अल्केन फैमिली के अनुसार हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी, क्योंकि आप दोगुना से 2 जोड़ दीजिए, तो दोगुना कीजिए 2 होगा और 2 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, मतलब अवेलेबल जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। देखिए 4 आ गया है। और अवेलेबल हाइड्रोजन कितना है, तो ये भी 4 है, तो 4 घटा दीजिए बाई 2 कर दीजिए, 0 आ जाएगा।
आपको पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर को देख करके भी हम निकाल सकते हैं यदि आपको स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर तो आता ही होगा क्योंकि स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग, स्ट्रक्चर सब कुछ है। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी तो आपने देखा था कि CH4 का जो होगा इस तरह से आप लेंगे तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 0 है और रिंग की संख्या 0 है, तो EF भी 0 होगा। आप किसी भी तरीके से निकालिए तो EF 0 ही होगा। तो एक कंक्लूजन निकला है कि जो भी अल्केन फैमिली के जो ओपन चेन वाले फैमिली में पाए जा रहे हैं, क्लोज अल्कोन फैमिली नहीं, ओपन अल्केन फैमिली जो एसाइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ए मतलब होता है नॉट और साइक्लिक का मतलब होता है बंद स्ट्रक्चर। जो खुले स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं उन सारे अल्केन फैमिली का EF 0 होगा। मतलब आपको कहा है कि अभी हमने एक अल्केन फैमिली को, आपको एक अल्केन फैमिली का एक जो भी आपके सामने एक डिस्कस किया कि ये जो अल्केन फैमिली है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है ए साइक्लिक फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म है, और एक है आपका साइक्लिक फॉर्म। तो चलिए साइक्लिक फॉर्म की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन ए साइक्लिक का ही मतलब होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। देख लीजिए, और ओपन चेन स्ट्रक्चर जितने भी है सबका UF क्या होगा, 0 हो जाएगा अल्केन फैमिली वालों का। अब आपको हम एक जनरल फॉर्म आपको हम बता रहे हैं। देखिए कैसे आप पता लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए आपसे कोई कहता है कि C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C8H18 C10H22 का UF कितना हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, आप ऐसे काउंट कीजिए, 2 गुना से 2 ज़्यादा, 2 गुना से 2 ज़्यादा, 2 गुना से 2 ज़्यादा है। मतलब यह ए साइक्लिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं और सब लोग का 2 गुना से 2 ज़्यादा है, तो UF क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं ओपन चेन वाले अल्केन फैमिली के घर से। और इसका भी देखिए, इसका भी जो UF होगा वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं सोचना, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आप कंफर्म कीजिए, एक बार आप ये कंफर्म कीजिए कि क्या आप सचमुच ये पकड़ पा रहे हैं कि ये किस फैमिली का है। यदि ये ओपन चेन वाले अल्केन फैमिली का है तो UF हमेशा 0 होगा। और आपको ये पकड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, कार्बन और हाइड्रोजन का कोरिलेशन देख लेना है कि कार्बन की संख्या जो है जितनी भी है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, क्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज़्यादा है। यदि ऐसा है तो UF 0 होगा, कंफर्म है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरी वैरायटी देखिए, क्योंकि एक वैरायटी से तो मन भरता नहीं है, इंसान को हर बार अलग अलग वैरायटी चाहिए। तो अब दूसरी वैरायटी देखिए, यदि हम C4H8 की बात करें, एक दूसरा अगला एग्जाम्पल है C4H8। C4H8 का UF कैसे निकाला जाए, तो ये भी आसान है। UF देखिए, फार्मूला बगल में ये भी देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन फैमिली। तो देखिए 4 है, तो ओपन चेन अल्केन फैमिली का कितना होना चाहिए, 2 गुना से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो आप 4 को 2 गुना कीजिए तो 8 हुआ, और 2 जोड़िए तो 10 हो गया, तो 10 लिख दीजिए। अवेलेबल कितना है, 8 है, बाई क्या कीजिए, 2 कर दीजिए, तो ये 2/2 ये 1 हो जाएगा।
मतलब अनसैचुरेशन फैक्टर जो हुआ इसका 1 हो गया है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज कीजिए कि हम C4H6 की बात कर रहे हैं, इसका यूएफ क्या होगा? तो ये भी आसान है। यूएफ की बात करें तो ये 4 के कार्बन के अनुसार ओपन चेन अल्केन फैमिली में जो हाइड्रोजन की संख्या जो होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए, और अवेलेबल कितना है? 6 है, बाई 2 है, तो ये 4/2, ये 2 हो गया है। मतलब इसका अनसैचुरेशन फैक्टर 2 है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि हमने आपको पहले भी कहा कि ये अनसैचुरेशन फैक्टर जब 0 होता है तो वह भूखा नहीं होता है, वह किसी से जुड़ने की एबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। जबकि अनसैचुरेशन फैक्टर यदि है तो उसको कहीं ना कहीं जुड़ने की टेंडेंसी उसके अंदर अभी है। जिसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझते हैं, वही टर्म यहाँ भी यूज हो रहा है। अब एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे C6H6 को कैसे देखा जाए। बड़ा आसान है, देखिए C6H6 को यूएफ को निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको कार्बन की संख्या 6 है तो हाइड्रोजन की संख्या 6 के अनुसार कितनी होगी? तो दुगुना से 2 ज़्यादा कीजिए, कितना हो गया? 14 हो गया। अवेलेबल कितना है? 6 है, बाई 2, 8/2 इक्वल टू 4। मतलब अनसैचुरेशन फैक्टर जो हुआ वो 4 हो गया है। तो ये बात हुई उन लोगों की जो लोग सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को रख रहे थे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ अलग एटम को भी रखते हैं। तो उनका अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकाला जाए? तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके स्पेसिस के अंदर कोई हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है। हेट्रो का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक में तो आप जानते हैं कि कार्बन को छोड़ करके, और हाइड्रोजन तो बच्चा है जी, उसका तो हम काउंटिंग ही नहीं करते, वो तो एक नॉर्मल टर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई दूसरा एटम यदि आता है तो उसमें कहते हैं कि हेट्रो एटम्स की एंट्री हो गई है, हेट्रो एटम्स आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि जब अब आए हैं तो कैसे लोग आए हैं, ये बड़ा मैटर करता है। कैसे लोग आए हैं, आपके घर में आए हैं, आपके परिवार में आए हैं, तो कैसे लोग आए हैं ये बड़ा मैटर करता है। चोर आया है कि साधु आया है, ये एक बड़ी बात है। तो सबसे पहले जो लोग आए हैं, हेट्रो एटम जो आया है उसका क्या वैरायटी है? तो वैरायटी देखिए। तो पहला हम टर्म ले रहे हैं, ए केस व्हेन देयर इज एंट्री ऑफ हेट्रो एटम्स। When there is entry of heteroatoms, heteroatoms की एंट्री जब होती है, then EF is predicted on the following basis। इस बेसिस पर आप ईवेफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए केस 1 लेते हैं। व्हेन देयर इज एंट्री ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स। सवाल उठता है कि हम मोनोवैलेंट किसे कहते हैं? तो मोनोवैलेंट को देखना है
तो आप मोनो का मतलब एक होता है और वैलेंट का मतलब पकड़ने से है। जैसे आप डेंटिसिटी का मतलब दांत से होता है और बाइटिंग एबिलिटी से होता है कि आप जैसे पढ़ते हैं कि डेंटिसिटी किसी की 1 है तो एक तरफ से काटेगा, 2 है तो 2 तरफ से काटेगा और 5 है तो 5 तरफ से काटेगा। जैसे आप जो सेब काटते हैं तो 2 तरफ से काटते हैं, तो आपकी डेंटिसिटी 2 हो जाएगी। लेकिन कोई पकड़ता है किसी को और एक तरफ से पकड़ता है तो उसकी पकड़ने की एबिलिटी 1 है तो वो मोनोवेलेंट कहलाएगा। जैसे आपका कोई सामान लेकर के भाग रहा हो स्टेशन पे, आपका सामान चुरा के भाग रहा है तो आप कैसे पकड़ते हैं? दोनों हाथ से पकड़ते हैं, तो आपकी जो वैलेंसी है वो 2 हो गई और आप डाई वैलेंट कहलाएंगे। लेकिन हमने कहा था कि लेडी, आपको एक लेडी से मिलाएंगे जो कि बच्चा पकड़ाएगी आपको। सपोज कीजिए कि आप स्टेशन पे है और आपका कोई सामान लेके भाग रहा है, तो आप कैसे पकड़ते हैं? दोनों हाथ से ऐसे करके, तो आपकी वैलेंसी 2 हो गई है। लेकिन सपोज कीजिए कि कोई लेडी आई और आपको अपना एक छोटा सा बच्चा पकड़ा रही है, तो आप एक हाथ में ऐसे पकड़ लिया और वो कुछ खाना खाने चली गई और थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि आपका कोई सामान लेकर के भाग रहा है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? दौड़ करके ऐसे पकड़ेंगे, एक हाथ से पकड़ेंगे, एक हाथ से पकड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि बच्चे को जैसे ही छोड़ा, कोई बच्चा उठा के ले गएगा, बच्चा चुरा के ले गया, तो फिर आप बुरे फंसेंगे। तो आपने एक को होल्ड कर लिया है, आपकी वैलेंसी 2 थी मानते हैं, लेकिन एक आपने यूज कर लिया, तो अब बची कितनी? सिर्फ 1। तो आप अब मोनोवेलेंट कहलाएंगे। अब एक लेडी आपको बच्चा पकड़ा के गई है, कोई दूसरी लेडी फिर देख रही कि बच्चा पकड़े बड़ा शरीफ आदमी है, एक दूसरी लेडी भी आपको एक और बच्चा पकड़ा दी, तो आपकी वैलेंसी 2 थी और दोनों आपने यूज कर लिया, तो अब आपकी वैलेंसी 0 हो गई। मतलब कहते हैं कि एक तरफ से पकड़ने की एबिलिटी को हम मोनोवेलेंट कहते हैं। कौन कौन है वो देख लीजिए। फिर बाहर आई, फिर कल बाहर आई, तो ये कितने तरफ से पकड़ रहा है? सिर्फ एक तरफ से पकड़ रहा है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो 1 होगी और ये कहलाएगा मोनोवेलेंट। जितने भी मोनोवेलेंट स्पीसीज है उसको ट्रीट किया जाता है एज लाइक हाइड्रोजन। तो हम सपोज कर रहे हैं, आप एकदम से जहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन पाया जाएगा उसको हटा करके आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। लेकिन अभी जो एजम्पशन है ये है कि आप हाइड्रोजन को अभी हाइड्रोजन से इसे रिप्लेस करके यूएफ ज़रूर निकाल सकते हैं। तो देखिए, ट्रीटेड एज लाइक H एटम्स, जहाँ भी ये मोनोवेलेंट पाई गई वहाँ पर आप हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस बाय हाइड्रोजन फॉर प्रेडिक्शन ऑफ ईवेफ। ईवेफ के प्रेडिक्शन के लिए आप इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस जरूर कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होगा ही होगा, लेकिन अब आपके सामने एक आया कि जब आपके यहाँ गेस्ट आया है, कोई हेटेरो एटम्स गेस्ट के रूप में आया है, तो आप उस गेस्ट एटम की नेचर को समझिए कि उसका नेचर क्या है। क्या वह मोनोवेलेंट है? हाँ, यदि मोनोवेलेंट है तो उसे आप हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कीजिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। CHCl3 है, देख सकते हैं इसमें क्लोरीन की एंट्री हुई है और ये क्लोरीन की संख्या 3 है। अब इस क्लोरीन को आप किससे रिप्लेस करेंगे? थ्रू हाइड्रोजन फॉर प्रेडिक्शन ऑफ ईवेफ। क्योंकि ये क्लोरीन जो है मोनोवेलेंट है और जो मोनोवेलेंट होता है उसको हम हाइड्रोजन से जरूर रिप्लेस कर सकते हैं फॉर प्रेडिक्शन ऑफ ईवेफ।
तो देखिए आप इसको CH तो आपका था ही और H3 हो गया, तो यहाँ से CH4 जरूर लिख पाएंगे आप, और CH4 का EVF 0 है क्योंकि यह ओपन चेन वाले अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है और आपको मालूम है कि इसका EVF 0 होगा। देखिए हेटेरो एटम्स की एंट्री हुई है और उस एंट्री को हमने ट्रीट किया किस तरह से, और आप इसे ईजिली देख सकते हैं। किताब में फार्मूला बहुत ही खतरनाक है, देख पाएंगे कैसे। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं C6Cl6 की बात करेंगे। तो देखिए फिर हेटेरो एटम्स आ गए हैं, फिर गेस्ट स्पेसीज आ गए हैं। अब इसकी जाति को पहचानिए, साधु है कि चोर है, तो कह सकते हैं कि क्लोरीन फेरिकल बाहर आई, फेरिकल बाहर आई, मोनोवेलेंट है और ये C6H6 है और इसका C6H6 होगा। तो अब UF निकालने के लिए 6 कार्बन के लिए जो हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो 14 हो जाएगी, क्योंकि 6 में हमने कहा था कि 6 को दुगुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो टोटल कितने हो गए 14 हो गए। अवेलेबल कितना है 6 है और बाई कितना होगा 2 हो जाएगा, तो इसका 4 हो गया। है आसान। कोई भी मोनोवेलेंट आता है तो आप ऐसे ही सोचेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब सवाल है कि अब एक दूसरा केस आता है, क्योंकि मोनोवेलेंट ही टाइप के एटम्स नहीं है आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के अंदर, डाइवेलेंट भी हैं, ट्राइवेलेंट भी हैं, बहुत सारे वैलेंसी को रखते हैं। जिसे दो तरफ से पकड़ने वाले जीव ही नहीं है हमारे नेचर के अंदर। हमारे नेचर के अंदर 4 तरफ से 8 तरफ से पकड़ने वाले लोग भी हैं। जैसे आपको केकड़ा पकड़ता है तो कितनी तरफ से पकड़ेगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बड़ी आसानी से जान पाते हैं। गिरगिट पकड़ता है तो कितनी तरफ से पकड़ेगा। तो हर जीव की पकड़ने की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता है, उसी तरह से हर एलिमेंट की अलग अलग वैलेंसी है। तो चलिए एक दूसरा केस लेते हैं, व्हेन देयर इज ए एंट्री ऑफ डाइवेलेंट आइटम्स। हम इसी में केस दूसरा ले रहे हैं, आपको दूसरे केस में हम बता रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं, बस इसी में हमने कुछ जोड़ दिया है। डाइवेलेंट एटम की एंट्री हो गई है। अच्छा बताइए, डाइवेलेंट हुआ है, एक दूसरा केस है, समझिएगा। एक दूसरे केस को समझिए कि डाइवेलेंट एटम्स की एंट्री हो गई है। मतलब डाइवेलेंट मतलब 2 तरफ से पकड़ने की एबिलिटी होगी उसे। जिसे इंसान भी 2 तरफ से पकड़ता है, पकड़ने में वो पैर नहीं लगाता, नहीं तो 4 तरफ से हो जाता। तो जब डाइवेलेंट एटम्स की एंट्री हो गई है तो कहते हैं देन वी विल इग्नोर इट। हम लोग क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि ये डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट कौन है, जो 2 तरफ से पकड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन देखिए 2 तरफ से पकड़ता है, सल्फर भी देखिए 2 तरफ से पकड़ता है। ये सब 2 तरफ से पकड़ने वाले लोग हैं। तो ये आप यहाँ से इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप ये इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अच्छा कभी कभी इसमें डाइवेलेंट एटम्स या स्पेसीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि नाइट्रोजन को देखिए, तो नाइट्रोजन कितना होता है, ट्राइवेलेंट होता है, क्योंकि 3 तरफ से पकड़ने की एबिलिटी है। क्योंकि 3 तरफ से मुंह बाए हुए भैया हम जुड़ेंगे, हमें जोड़ लो, तो जोड़ लो तो ठीक है। तुम कौन हो, ट्राइवेलेंट हो, तुम तो मेरी जाति के नहीं हो। तो कहते हैं कि एक बच्चा पकड़ा दो। बच्चा कौन है, तो बच्चा तो कहते हैं हाइड्रोजन तो बच्चा है जी, तो हाइड्रोजन को पकड़ा दीजिए। यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन को पकड़ाया, देखिए अब आपको कहा भी था कि यदि आपको कोई लेडी कोई बच्चा पकड़ाती है तो उस बच्चे को फेंक नहीं सकते, इस हाइड्रोजन को हटाया नहीं जा सकता। अब सवाल है कि ये ट्राइवेलेंट से डाइवेलेंट में बदल गया है और जहाँ भी कहीं दिखे आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है
सपोज कीजिए कि ऐसे हम स्पेसिस का ईएफ निकालने जा रहे हैं जिसमें डाईवेलेंट एटम्स प्रेजेंट हैं। डाईवेलेंट एटम्स को आपको देखना सिखाया है कि ऑक्सीजन डाईवेलेंट है, सल्फर डाईवेलेंट है, नाइट्रोजन ट्राईवेलेंट था, लेकिन इसको हमने एक बच्चा पकड़ा दिया जिसके कारण से ये क्या हो गया, डाईवेलेंट में चेंज हो गया है। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड केस 2 का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन क्या है, डाईवेलेंट है, तो इसे हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए, इग्नोर कीजिए, तो C2H4 हो गया। अब C2H4 में जब आप यूएफ निकालेंगे तो दो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, दो कार्बन के अकॉर्डिंग जो ओपन चेन वाले अल्केन फैमिली है उसमें हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी और जो अवेलेबल हाइड्रोजन है उसकी 4 है और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2/2 1 आ जाएगा। अनसैचुरेशन फैक्टर इसका 1 है। अब एक बात और भी है कि यदि किसी में अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ रहा है तो उसमें जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो पाई बॉन्ड्स की भी पॉसिबिलिटी बन रही है, या यदि रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है तो रिंग का भी फॉर्मेशन होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पैसे को किस में खर्च करेंगे, चाट खाएंगे या पानी पूरी खाएंगे, आप पाई बॉन्ड्स बनाएंगे या रिंग बनाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, जो कि आइसोमेरिज्म में बहुत ही काम आएगा। एक आइसोमेरिज्म आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वहाँ पर हम यूएफ का पूरा अप्लाई करेंगे और उसको आप इजीली देख पाएंगे। देख लीजिए CH3COH में क्या हुआ है, ऑक्सीजन 2 आए हैं और दोनों डाईवेलेंट है और डाईवेलेंसी के अनुसार इनको इग्नोर कर देना चाहिए और इग्नोर हो चुके हैं और फाइनली इसका यूएफ 1 आया है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप C6H5COOH लेते हैं। अब देखिए फिर इसमें 2 ऑक्सीजन आ चुका है और इस दोनों ऑक्सीजन को इग्नोर कर दीजिए, फिर फाइनली आया C7H6। अब 7 के अनुसार जो अनसैचुरेशन फैक्टर के हाइड्रोजन का जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो 16 होगा और -6/2 मतलब ये 10/2 = 5 हो जाएंगे। अनसैचुरेशन फैक्टर 5 हो गया। अब डाईवेलेंट को तो आप देख चुके हैं। अब तीसरा केस आता है कि यदि ट्राईवेलेंट की एंट्री हुई है तो आप उस ट्राईवेलेंट को कैसे मैनेज करेंगे फॉर प्रेडिक्शन ऑफ यूएफ। तो देखिए यदि ट्राईवेलेंट की एंट्री हुई तो हम क्या करेंगे। सबसे जो आसान चीज़ होता है वो होता है इग्नोर करना। यदि आप किसी को कंसीडर करते हैं तो आपको उसमें बहुत चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन सबसे चीज़ें है इग्नोर करना। तो कहा जाता है कि जब इग्नोर करने का चांस बन रहा हो तो ज़रूर इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप इग्नोर करेंगे तो आप उनसे भली भांति बच पाएंगे। अब हम तीसरा केस लेते हैं। व्हेन देयर इज एंट्री ऑफ या प्रेजेंस ऑफ, कुछ भी हो सकता है, एंट्री हुई है तभी प्रेजेंस है। तो व्हेन देयर इज एंट्री ऑफ ट्राईवेलेंट एटम्स, जब 3 तरफ से पकड़ने वाले एटम्स आपके घर में हो, देन वी विल convert it into divalent by donating H atom. जब डाईवेलेंट को मोनोवेलेंट बनाना है तो उसे एक बच्चा पकड़ाइए, जब ट्राईवेलेंट को डाईवेलेंट बनाना है तो उसे एक बच्चा पकड़ा दीजिए। देखिए ये ट्राईवेलेंट है, आप देख सकते हैं इसकी वैलेंसी 3 इसलिए है क्योंकि ये 3 तरफ से पकड़ने की एबिलिटी को रखता है, ये ट्राईवेलेंट है।
अब इसको आप क्या कीजिए, एक बच्चा पकड़ा दीजिए। तो ये बच्चा जो पकड़ाएंगे तो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये दो तरफ से है खुला। तो अब इसको पकड़ने की एबिलिटी कितने तरफ से है, दो तरफ से है। तो ट्राईवेलेंट कन्वर्ट इनटू डाईवेलेंट, और जितने भी डाईवेलेंट है सबको आप इग्नोर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए कैसे करेंगे, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जैसे C6H5NH2 है, किताब में जो आपके जो सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है उसका एक अलग रवैया है, और उसको आप उस तरह से यदि फॉर्मूले से यदि देखेंगे तो बड़ा आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगा। और उसको आसान बनाने के लिए जो ये जो तरीका है उसको आप फॉलो कीजिए और आसानी से आप ये यूएफ को निकाल पाएंगे। क्योंकि यूएफ जनरली यूएफ एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे नहीं जाएंगे, बस यूएफ का एप्लीकेशन ही होगा जो कि आइसोमेरिज्म टॉपिक में होगा, रिएक्शन में होगा, नॉमेनक्लेचर में होगा, फैमिली के प्रेडिक्शन में होगा, बहुत सारी चीज़ों में यूज होगा। तो चलिए हम C6H5NH2 को देखते हैं। तो जरा आप मार्क कीजिए, कहते हैं कि जब हेटेरो एटम्स आ जाए तो फोकस उसी पे कीजिए। जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप पूरे परिवार के लोग आप उस गेस्ट पर ही फोकस करते हैं। तो उसी तरह से जो ये जो हाइड्रोकार्बन है C6H5H2 जो है उसमें नाइट्रोजन की एंट्री हुई है। तो इस नाइट्रोजन का जो नेचर है वो देखिए, तो ये क्या है, ट्राईवेलेंट है। अब ट्राईवेलेंट के लिए क्या यूज़ किया था, एक हाइड्रोजन इसे उधार दे दीजिए तो किस में बदल जाएगा, डाईवेलेंट में बदल जाएगा। और ट्राईवेलेंट में जैसे ही बदल जाए इसे इग्नोर कर दीजिए C6H5, और इसे देखिए इस N को आप NH दे दीजिए। अभी देखिए इस N को आप NH में किए तो डाईवेलेंट में बदल चुका है, और फिर इंटू H आ जाएगा। तो यह NH जो हुआ वो डाईवेलेंट है, और इस डाईवेलेंट को आप पूरा इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, C6H6 बचा है जिसका अनसैचुरेशन फैक्टर 4 होता है। तो इस तरह से आप यूएफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन इस पर कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन राइज होता है, उसका हम डिस्कशन आगे में कर रहे हैं।